हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है और उसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करते हैं तो उसके मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आता है। यानी अगर वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। ये इस तरीके की बात मैंने थोड़ी बताई थी। अब इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। पहले आप समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। सिस्टम सिस्टम अब देखिए, सिस्टम आप जिस चीज को डिफाइन करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मान लो आप डिफाइन कर रहे हो, सिर्फ आप उसी को देख रहे हो, वही क्या बन गया सिस्टम। उसके अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग एक तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, इसको डिफाइन किया तो ये ए अकेला क्या बन गया, सिस्टम बन गया, ठीक है ना। सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकाल। सिस्टम याद रखो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गया सिस्टम। लेकिन मान लो मैं दो ब्लॉक ले लूं, एक और बी। अब देखो, अब मैं ए को देख रहा हूं तो बी मेरे लिए काम का नहीं, मेरे लिए ए काम का है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बात समझ आई क्या। अब बी को देखूंगा तो मेरे लिए बी सिस्टम हो गया, फिर ए काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं ए और बी दोनों को देख रहा हूं तो फिर ये पूरा सिस्टम बन गया है। अब इसका मतलब ये होता है कि मेरे को जब एक्सटर्नल फोर्स निकालना होता है ना, तो वो सिस्टम पे कहीं बाहर से आना चाहिए, कहीं ना कहीं बाहर से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं और अर्थ है ना, धरती माँ है, उन दोनों को मैं क्या मान लेता हूं, एक सिस्टम मान लो। जब मैं एक सिस्टम मान रहा हूं तो हम दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ना, वो होगा इंटरनल फोर्स। अब इसका मतलब होगा फोर्स की मैं एक और कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी। एक तो होती है इंटरनल फोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। इसको बोलते हैं अंदर वाले बल, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं बाहर वाले बल। सीधी सी बात है, बाह्य बल। तो सर एक बार फिर से बताइए थोड़ा सा, एक्सटर्नल क्या होता है। जैसे मैं मान लेता हूं मैं हूं अभी, ठीक है, और मेरे ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं यानी बाहर से लग रहे हैं, जैसे मेरे को अर्थ खींच ही रहा है ना, हाँ खींच रहा है। इसका मतलब जो अर्थ खींच रहा है mg से, वो क्या हो गया मेरे लिए। मैं अकेला अगर सिस्टम हुआ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं और अर्थ दोनों एक साथ एक सिस्टम बन गए तो अर्थ अगर मेरे को खींच रहा है तो मैं भी तो अर्थ को खींच रहा हूं। वो अपन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन वो दोनों क्या मिल गए, इंटरनल फोर्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अभी, मेरा ये हाथ है ना, मैं उसको उठा के ऐसे करके ले गया, तो अभी जो इसके ऊपर फोर्स लगे वो कौन से फोर्स लगे, इंटरनल फोर्स, ठीक है ना। ये अंदर वाले फोर्स है, उन्होंने काम कर दिया। मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक सिस्टम हूं, तो मेरे सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट काम करेंगे, अकेले के ऊपर, बाहर वाले नहीं, तो वो क्या हो गए, सारे के सारे इंटरनल फोर्स हो गए। लेकिन जैसे ही मैं चलने का ट्राई करूंगा, तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा जिसका नाम है फ्रिक्शन, वैसे ठीक है ना, घर्षण आ जाएगा। उस घर्षण क्या है, घर्षण एक्सटर्नल फोर्स है। मैं उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चल पाता हूं। मैं हाथ हिला सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो सारे काम कर सकता हूं, बट जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ना, तब तक मैं चल नहीं पाऊंगा। मतलब मेरा जो मोशन है ना, उसमें चेंज नहीं आ पाएगा। चेंज लाने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हम सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए। हमने सिस्टम क्या माना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हमने पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लिया ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, बात समझ। अगर हमने सूरज और धरती को एक सिस्टम मान लिया तो उनके बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। हाँ, फोर्स जो लग रहे हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, इंटरनल फोर्स, क्योंकि ये इस पे लगा रहा, ये इस पे लगा रहा, हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बात करी थी, जैसे मैं इसको खींच के लेके जाऊंगा यहां से, तो ये जो फोर्स हुआ वो जो मैंने बाहर से लगाया, तो इसका नाम क्या रखूंगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स रखूंगा, बाह्य रखूंगा। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो इन दोनों के बीच में हो सकता है फ्रिक्शन आए। वो जो फ्रिक्शन आएगा वो इंटरनल होगा। हो सकता है दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आ जाए, वो जो नॉर्मल होगा वो भी कैसा होगा, इंटरनल होगा। नई बात पढ़ गई होगी। देखो, ये दोनों सिस्टम है, इनके बीच में जितने फोर्स लगे हैं वो सारे क्या हो गए, इंटरनल। लेकिन अगर कहीं से बाहर से लगा, ध्यान रखिए, इन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और दोनों के ऊपर बीच में कुछ भी लग रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए को अकेले को मान लेता ना मैं, तो फिर इसके ऊपर जो ये फ्रिक्शन लग रहा होता ना, वो भी एक्सटर्नल हो जाता,
है ना। हाँ, अगर अकेला ए सिस्टम होता तो ओके। जैसे मैं और ग्राउंड पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम मान लो ना, तो जब मैं चल रहा हूं ना तो हमारे बीच में फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो फ्रिक्शन कैसा हो गया, इंटरनल, क्योंकि मैं और पूरी की पूरी धरती मां एक सिस्टम बन गया। एक सिस्टम के बीच में कौन से लगेंगी, इंटरनल लगेंगी। हाँ, हमें बाहर से कोई आके खींच के लेके जाए तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। हाँ, तो मैं और अगर अर्थ पूरा एक सिस्टम है तो हमारे बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो सारे के सारे इंटरनल फोर्स हैं। ये बात समझ आ गई ना। हाँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम मानता हूं तो उसके ऊपर फिर बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल, और मैं हिलना डुलना ये सब कर रहा हूं ना, ये किसकी वजह से कर रहा हूं, इंटरनल फोर्स की वजह से। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की कहानी। ओके, बढ़िया है फिर तो। चलो अब आगे की एक चीज बताता हूं। देखो, एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो नाम है उसका, न्यूटन से पहले की बात है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके का होता है, एक झुका हुआ, ठीक है ना। मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँ, जैसे ये वाला ले लिया है ना, हाँ इस तरीके से। ओके, ये बुक ले ली। अब इसके ऊपर क्या किया उसने, एक बॉल ले ली और बॉल को छोड़ा उसने से, टीश तो छोड़ दिया। अब बॉल छोड़ तो दिया, बढ़िया बात थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ऐसे यहां छोड़ा, ये आएगी टिक 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 टिक, आई। हाँ, अब क्या किया, यहां उसको पता लग रहा था कि थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, तो उसने पहले से ही क्या किया, एकदम बढ़िया तरीके से चिकना बना दिया था सब कुछ, कुछ लुब्रिकेंट भी डाल दिए थे ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम से कम रखा जा सके। अब क्या हुआ, देखो ये जो गेंद आ रही है इसको उसने क्या किया, दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है ना। हाँ, अब उसने जब देखा कि ये अगर जिस हाइट से छोड़ रहे हैं ना, ये उससे ऊपर तो जा नहीं रही है, पक्की बात है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन अगर मैं इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन अलग कर देता हूं, जैसे ये कर दिया इस तरीके का, है ना सॉरी, अगर इंक्लाइनेशन अलग कर दिया तो इस कम इंक्लाइनेशन वाले पे क्या होगा, वो ज्यादा दूर जाएगी। क्या होगी, ज्यादा दूर जाएगी। कुल मिला के बात ये थी कि अगर इसको ऐसा छोड़ा जाए और इंक्लाइनेशन को अगर जीरो ही कर दिया जाए तो फिर क्या था, वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। कुल मिलाकर इस वाले के अंदर हमने छोड़ा तो यार रेस्ट से था, लेकिन फिर वो आई ऐसे, स्पीड बना ली उसने, स्पीड बढ़ गई उसकी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है। तो उसने जो दिया उसको बाद में न्यूटन ने अच्छे तरीके से ढंग से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। और वो जो न्यूटन ने रिप्रेजेंट किया उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। हाँ, बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, गैलीलियो से हुई थी। आपके बुक में ये चीज़ दे रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वगैरह किया थे, छोटी सी चीज़ थी, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। अब मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सुन लीजिए। वो बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। बात को सुन लीजिए, मैंने दोनों फोर्स इसीलिए बताए थे अभी अभी, कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को चेंज करता है, मोशन को चेंज करने का मतलब है अगर वो रेस्ट में है और मोशन में जाना चाहता है तो उसके ऊपर क्या लगना जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है फिर उसे रेस्ट में लाना है, मोशन में है फिर रेस्ट में लाना है, तब भी हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ध्यान से देखो, ये मार्कर है ना, अभी ये किस में है, रेस्ट में है, इसको मुझे किस में लाना है, मोशन में। तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स। जो यहां से लगा रहा हूं ना, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है सर। देखिए, इंटरनल फोर्स से भी क्या आ सकते हैं, मोशन में तो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है इंटरनल फोर्स से मोशन में नहीं आ सकते। जैसे मैं हूं, ऐसे नीचे गया और ऊपर आया, ये सब कुछ किससे हुआ, इंटरनल फोर्स से तो हुआ भाई। हाँ, लेकिन इससे मैं पूरी तरीके से मोशन में आ पाया क्या, नहीं आ पाया थोड़ा। लेकिन अगर मैं बम रख दूं एक, है ना, एटम बम, एटम बम नहीं, जो सुतली बम होता है ना, वो रख दूं और उसको जलाऊं, तो क्या होगा, उसके चिथड़े नहीं उड़ जाएंगे, उड़ेंगे ना। अब देखिए, वो वहां पे पड़ा हुआ था, आराम से पड़ा हुआ था ना, हाँ, उसके अंदर जो फोर्सेस लगे ना वो इंटरनल फोर्स थे, केमिकली जो रिएक्शन हुई उनके उसके अंदर सारे के सारे इंटरनल फोर्स हैं। लेकिन इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसका तो अलग अलग चले गए, तो वो सारे के सारे मोशन में आए कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोशन में आता है। लेकिन यहां जो एक पॉइंट आता है ना, वो आता है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा वर्ड इसमें तब ऐड किया जाएगा जब मैं बोलूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को
तब तक मूव नहीं कर सकते या उसके मोशन को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकते। अगर बॉम्ब आपका वहां पे फटा है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले भी जहां है ना, पहले जहां पर है, बाद में भी वहीं पे होगा। हो सकता है उसके चिथड़े अलग अलग उड़ जाएं, लेकिन अगर उनका कोऑर्डिनेट निकाल के हम सेंटर ऑफ मास निकाले तो वो वहीं पे आएगा जहां पे पहले था। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके अंदर वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, एक्सटर्नली किसी ने कोई काम नहीं किया है। बात समझ रहे हो ना? तो बम के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते। बट आप तो कहोगे कि सर वो तो मोशन में आ गया, हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया। बात भी सही है, और वो उठ के कहां कहां चले गए, है कि नहीं? लेकिन उसको आप ध्यान से समझिए, उसके अंदर इंटरनल फोर्स ही लगे हैं, उसका जो मेन सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है ना, वो नहीं हिला है। ये बात समझ आ गई ना? हाँ। बट अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए, जब तक मैं सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तब तक तो ये ध्यान में रखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना, मैंने क्या बोला? मोशन को मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए, और मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए, ठीक है ना? तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जस्ट ठीक है ना? ये चीज समझ आ गई हुई ना? हाँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अनटिल और अनलेस, यानी जब तक कि उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जाए? एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, बाह्य बल। अब बाह्य बल की कहानी पूरी अच्छे समझ में आ गई हो ना? मेरे अंदर वाले जो फोर्स काम कर रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है, पूरा का पूरा कोई केमिकली प्रोसेस हो रहा होगा। बम के अंदर जो लगे थे वो फोर्स, वो कौन से थे? इंटरनल फोर्स थे। अब इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मान लीजिए आपको किसी बस को धक्का मारना है, ठीक है ना? और आप बस के अंदर बैठे हो, मारो धक्का। बस के अंदर बैठ के आप धक्का मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते। बस के अंदर बैठकर आप धक्का नहीं मार सकते। लेकिन आप धक्का मारोगे तो क्या होगे? बाहर जाओगे और फिर मारोगे ना धक्का। हाँ, क्यों? बाहर से उसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। आप बस के अंदर ही, आप बस और आप पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया, तो उसके अंदर कोई जो भी फोर्स लगेंगे वो सारे इंटरनल होंगे। इंटरनल की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मूव नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। हाँ, आप चल सकते हो बस के अंदर, ठीक है ना? आप बस के अंदर चल सकते हो, क्योंकि जब आप बस के अंदर चलते हो तो आप सिर्फ अपने आप को देखते हो, और आप खुद के लिए क्या लगा रहे होते हो? एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस करते हो, वो फ्रिक्शन वाला, ठीक है ना? ये मोटी मोटी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ऐसे कुछ बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं कर सकते कुल मिलाकर, ठीक है? अभी मैं कुछ एक एग्जाम्पल बताने वाला हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैं तो रेस्ट में छोड़ा, लेकिन मोशन में आया कि नहीं आया? आया ना? इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स काम किया है, उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? नीचे की ओर धरती माँ इसको खींच रही है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। और कौन से काम हो सकते हैं या कौन से मोशन में आ सकते हैं? ठीक है सर, एक फुटबॉल पड़ा है, ठीक है ना? ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल एकदम मस्त रेस्ट में पड़ा है, आपने आए और इसको किक मारा जोर से, तो आपने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये भाग गया, कुल मिला के भाग गया। आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को क्या किया? इसे फेंका जोर से, तो वो क्या हो गया? मोशन में आया नहीं, क्योंकि वो आपने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये बात चीज समझ आ गई ना? एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसके चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? वो अपना मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर सकता है ना? रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट। मैं दो ही बात बोली, आज ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं। मतलब पहला जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये है कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे अपने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना? उसमें से फोर्स कौन सा लॉ डिफाइन करता है? फोर्स डिफाइन कौन सा करेगा? तो वो करता है पहला, कौन सा करता है? फर्स्ट। जो फर्स्ट लॉ है वो किसको डिफाइन करता है? फोर्स को परिभाषित करता है, ठीक है ना? बल को परिभाषित करने का काम कौन करता है? फर्स्ट लॉ करता है। ओके, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अपन देखेंगे क्या करते हैं, बट अभी आप ये समझिए कि फर्स्ट लॉ क्या करता है? डिफाइन करता है। अब इसी के अंदर एक चीज आती है, वो आती है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाए, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मोशन एक
जैसा होगा, मतलब कि दोनों के पास वेलोसिटी भी सेम आ गया, एक्सेलरेशन भी सेम आ गया, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। वो डिपेंड करती है किस पे, बॉडी की मास पर। किस पे, मास पे। मास को आप पता ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। बस ऐसे याद रखो, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा। बहुत सिंपल है इस चीज को समझना, ठीक है। आप एक बच्चे को गोद में ले सकते हो ना, हाँ, लेकिन एक बड़े को गोद में लेके देखो, हाँ, लड़कियों तो पता गया, लेकिन बड़े को गोद में लेके देखो तो क्या होगा, कितना जोर आएगा रे, आएगा। छोटे बच्चे को आराम से ले 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 कर सकते हैं ना, हाँ। क्यों भाई, क्योंकि उसको उठाने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, कम है। इनर्शिया कम होने का मतलब क्या है, वो अपनी मोशन को जल्दी चेंज कर सकता है, जल्दी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अभी आपने एक फुटबॉल को लात मारी थी ना, अभी एक पत्थर को मारो, एक पत्थर को मारो लात, हो सकता है वो पत्थर हिले ही नहीं और आपकी टांग भी टूट जाए, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे एक बस है उसको धक्का मार सकते हो, ट्रेन को धक्का मारियो जरा, मार तो दोगे लेकिन लोग बहुत चाहिए होंगे, इसका मतलब आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप अकेले जो है बाइक को धक्का मार सकते हो ना, लेकिन आप कार को मार सकते हो, लेकिन बस को अकेला धक्का देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और ट्रेन को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लेन को धक्का मारते, क्योंकि उनका मास क्या है, जिसका मास ज्यादा होगा उसको धक्का देने में या उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा, अगर अपन को किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, ठीक है ना, तो अगर मास ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उससे आपका उतना ही जल्दी वो मोशन में आएगा, ठीक है ना। जैसे बहुत बड़ा जो कार्गो शिप हो एक तरीके से, वो समुद्र में, फिर भी उसको अगर मोशन में लाना है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके नीचे जो ब्लेड्स लगी होती है ना, हाँ, वही क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने का काम करते हैं, वो तभी आगे बढ़ पाता है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट में से किस, अगर आपको मास आपको पता लग जाएगा तो इनर्शिया किसका ज्यादा आएगा वो भी आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मैं पूछूं एक साइकिल ले लो और एक बस ले लो, किसका इनर्शिया ज्यादा है, बस का। सीधी सी बात है, किसका ज्यादा है, बस का है। एक बस ले लो और एक ट्रेन ले लो, किसका इनर्शिया ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, ट्रेन का। तो ऐसे कर सकते हो ना, एक 20 किलो का बच्चा है और एक 80 किलो का आदमी, किसका इनर्शिया ज्यादा है, 80 किलो वाले का। अरे उठाने में उतना ज्यादा आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कुल मिलाकर उसको मोशन में लाने के लिए। तो ये समझ में आया लो ऑफ इनर्शिया क्या। लो ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, अगर आपको मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, ये इनर्शिया किससे रिलेटेड है, मास से ही रिलेटेड है, समझ गए, मास से रिलेटेड है। जिसका मास ज्यादा हो गया उसको आपको मूव कराने के लिए उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कुल मिलाकर ये है। और ये फर्स्ट लॉ से कंप्लीटली रिलेटेड भी है, ठीक है ना, कंप्लीटली रिलेटेड है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है या मोशन में लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। इस लॉ ऑफ इनर्शिया से दो चीजें निकल के आ रही हैं। पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व, ठीक है। और दूसरी जो चीज आती है वो आती है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व है। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर क्या ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो मैं मान लेता हूं दो ऑब्जेक्ट केस में है, रेस्ट में है। एक हल्का सा कोई, मान लेते कोई हल्का सा क्या है, ये मोबाइल हो गया, ठीक है ना, और एक बहुत भारी क्या हो गया, बहुत भारी बुक हो गई, मतलब, ठीक है ना। इसमें इस बुक का क्या है, इनर्शिया ज्यादा है। तो हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सबसे ज्यादा देर तक रेस्ट में कौन रहना चाहता है, कुल मिलाकर जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा रेस्ट में रहना चाहता है, ये कम रहना चाहता है, ये ज्यादा रेस्ट में। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये अपनी टेंडेंसी किस में रखना चाहता है, रेस्ट में ही रखना चाहता है। और जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा समय तक आपको क्या रखना चाहेगा, रेस्ट में रखना चाहेगा, ठीक है। और ये क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। मान लो कि एक साइकिल आ रही है और उस साइकिल को, अब वो किस में है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है।
अब अगर मुझे रोकना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करूंगा तो उसके ऊपर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, उससे क्या होगा, मतलब उसको एक्सटर्नल फोर्स मिल गया है तो वो रुकना चाहेगी, ठीक है जी, रुकना तो चाहिए। लेकिन अगर जितना फोर्स मिला है वही मैं चलती हुई ट्रेन को लगा दूं, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो वो चलना ही चाहती है ना, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहती है। अब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वो साइकिल जितना लगा दूंगा, काम हो पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब है इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तो किसका ज्यादा होगा, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा और इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना मेरे ख्याल से, ठीक है। आपने कभी गौर किया है कि जैसे पानी होता है ना, उसके ऊपर आप जब कभी जंप करते हो तो अगर आप ऐसे जंप कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी ऐसे जंप कर रही है ना कि ऐसे वर्टिकली, ओरिजेंटली जंप कर रहे हो तो आपकी पीठ पे ऐसे लगता नहीं है कि चोट लगती है, क्यों, क्योंकि जो वाटर का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो भी क्या है, ज्यादा है, कुल मिलाकर क्या है, ज्यादा है। और आप ऐसे कर रहे हो तो उसको हटने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, वाटर को हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब टाइम लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है तो उसमें क्या होगा, आपको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन ऐसे जाओगे ना तो वो पानी को ऐसे सीधे चीर देगा ऐसे, ठीक है ना, टाइम कम लगेगा तो आपको चोट भी कम लगने वाली। ये अपन सेकंड लॉ में भी समझेंगे। लेकिन जैसे सूखे पत्ते हैं, है ना, सूखे पत्ते उनको अगर हटाना है तो क्या करते हो आप, जोर से पेड़ की टहनी हिलती है या तो हवा हिला देती है या मान लो आप हिला रहे हो, तो आप क्या करते हो, बेसिकली क्या करते हो, जैसे ये है, ये आपकी टहनी होगी तरीके से और उसके ऊपर ये लीफ है, ठीक है ना, हाँ, ये इस तरीके की एक लीफ है। आपने क्या किया, टहनी को उठाया, ये बस जस्ट हटी चुकी है, ऐसे मान लो हट चुकी है लेकिन गिरी नहीं। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसको हिलाया ना, हाँ, तब ये तो क्या आ गई, थोड़ी दूर आ गई इसे, और ये यही रहेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये रेस्ट में ही रहना चाहती थी ना, रेस्ट में ही रह गई और ये इधर आ गया। आपने कभी गौर किया है कि आपने क्या करो, एक पानी का तालाब है ना, उसके ऊपर पत्थर फेंको ऐसे, टिप 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 टिप, टप्पा खाता हुआ जाता है ना, उसके ऊपर बाउंस करता हुआ जाता है कोई पत्थर, वो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पालन करना चाह रहा है। कौन, आपका पानी। नहीं समझ आई बात, हाँ। अब जैसे कभी कभार आप क्या करते हो, बेडशीट लेते हो ना, हाँ, और बेडशीट को जोर से डंडा मारना से, धड़ाम से, जैसे ही डंडा मारोगे ध्यान से देखना, यहां से धूल कण होंगे ना, मिट्टी के कण, वो बाहर निकल, क्यों निकल रहे होंगे, क्योंकि वो पहले किस में थे, रेस्ट में थे, तो अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं। और वो हमने स्पीड से क्या हो गए, स्पीड से इस चद्दर को स्पीड से पीछे की ओर लेके गए। अगर स्पीड से अगर पीछे की ओर लेके गए ना तो ये ऑयल पार्टिकल यहीं के यहीं रह गए, यहीं है, और वो छोड़ के चला गया। इससे क्या होती है, धूल मिट्टी निकल जाती है। ये चीज समझ आ रही है ना मेरे ख्याल से, हाँ। और मैं बताता हूं आपको, जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन बताऊं, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल देख रहा हूं। जैसे ये मैं गिलास ले लूं या बीकर ले लूं, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं, एक कार्ड लगा दूं ऐसे कार्ड, अरे आपका एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है बुक के अंदर, उसके ऊपर मैं क्या रख दूं, एक सिक्का रख दूं, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे लेके जाऊं, है ना, तो सिक्का साथ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको स्पीड से खींच के लेके जाऊंगा ना, स्पीड से, तो सिक्का अंदर ही गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सिक्का था ना वो रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बात समझ आएगा। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर जब मैंने यहाँ लेके गए ना, पहले धीरे धीरे, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और जब स्पीड से लेके गए तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगा उसके पास इसका जो मोशन था, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फटाफट हो गया। और इसके ऊपर भी लगा काइनेटिक, आगे की ओर ही लगा, ये जाना उधर ही चाहता था, लेकिन उतना नहीं लग पाया, लगा काइनेटिक, लेकिन उतना नहीं है कि इसको साथ ही ले जाए, और टाइम बहुत कम मिला, उतने टाइम में उतना डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता था। अगर उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता तो बेचारा ना गिर गया, कुल मिलाकर। बात समझ आ गई ना। इसको इनर्शिया ऑफ मोशन से भी, अपन रेस्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब दो सबसे बड़ी जो चीज आती है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे आप मान लो बस के अंदर खड़े हो, किसमें खड़े हो, बस के अंदर खड़े हो, बढ़िया तरीके से, इस तरीके से, चलो बस के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा कर देता हूं, और बस जा रही है बढ़िया तरीके से, बस जा रही है, टो 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 टो। अगर बस चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आप भी चल रहे हो ना भाई, आप भी चल रहे हो। तो आप किस में हो, मोशन में हो। आपकी सुंदर सुंदर आंखें, ये भी जितना स्पीड इसका है बस का, उतना ही इसका है, उतना ही आपके होठों का है, हर चीज का कितना है, वी है, आपके पैरों का भी कितना है, वी है।
हर चीज का वी है। ऐसे खड़े हो जा रहे टी 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 जा रहे हो ना। हाँ, अब क्या हुआ, अचानक ड्राइवर ने मारे ब्रेक। क्या मारे? ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मारेगा तो जो चीज कांटेक्ट में रही होगी, जो चीज कांटेक्ट में रही होगी, उसका वेलोसिटी तुरंत का तुरंत क्या होने लगता है? जीरो की ओर होने लगता है, क्योंकि यहां आपका ये कांटेक्ट में ना बस के साथ। तो अगर बस रुक रही है तो आपके पैर भी क्या होने? रुकेंगे। यानी पैर तो रुकने लग गए, लेकिन ये ऊपर वाले तो अभी भी जा रहे हैं ना। तो जैसे मैं पहले जा रहा था, अभी पैर रुक गए तो मैं कुल मिला के ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, तो थोड़ी देर में क्या होगा, मेरे पैर तो यहीं ऐसे रुक गए होंगे, बट मैं खुद क्या हो जाऊंगा? ऐसे बेंड हो जाऊंगा, क्योंकि ये आगे जा रहा था ना मैं। तो इस तरीके से मैं आगे झुक जाऊंगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? मैं मोशन में था तो मैं मोशन में ही रहना चाहता हूं ना। मेरे पैर यहां कांटेक्ट में थे, किसके साथ? बस के साथ। अगर बस के साथ कांटेक्ट में रहूंगा तो क्या होंगे? ये तो फटाफट रुक जाएंगे, फटाफट रुकेंगे, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं रुकेगा ना। अगर ऊपर वाला नहीं रुका तो क्या होगा? ये फटाफट आगे जाएगा। अगर आगे जाएगा तो मैं क्या होगा? थोड़ा झुक जाऊंगा, और अगर झटका लगा तो मैं गिर भी सकता हूं भाई, ठीक है ना, अगर कोई सहारा नहीं मिला। दूसरा, अगर मैं पहले आराम से खड़ा था, है ना, आराम से खड़ा था, तो क्या था? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब जीरो। अगर हर चीज जीरो हो गई, हर चीज जीरो हो गई, और बस ने अचानक, ड्राइवर ने क्या चलाई? अचानक बस चलाई, एक्सेलरेट करी कुल मिलाकर, और जैसे ही बस चलेगी तो तुम्हारे जो पैर हैं वो तो चलने लगेंगे, यहां से चलने लगेगी, नहीं चलने लगे। लेकिन अभी ये तो चले ही नहीं ना, तो तुम्हारे पैर आगे भाग गए, ऐसे पैर आगे भाग गए, बट तुम यहीं के यहीं रहे, कुल मिला के पीछे गिरोगे ना। हाँ, झुकाव जो होगा तुम्हारा वो कैसा हो जाएगा? पीछे की ओर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आओगे। बट तुम्हारे बेसिकली पैर क्या हो गए? आगे चले गए, और तुम्हारा जो सर है अभी भी वो वहीं पे, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज समझ आ गई ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए, इसका मतलब ये था सर कि जो कांटेक्ट में रहता है वो ठीक रहता है, वो फटाफट क्या आता है? उसके साथ एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए हमें क्या, किसकी इजाजत दी जाती है? सीट बेल्ट लगाने की। सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा? जैसे हम सीट बेल्ट लगा लेंगे ना, तो हम हमेशा सीट के साथ क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? अगर सीट के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तो अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के टाइम पे क्या होता है? जो कार आगे जा रही होती है वो अचानक से किस में आने का ट्राई करती है? रेस्ट में आने का ट्राई करती है। लेकिन अभी आप तो मोशन में ही हो ना। अगर आप मोशन में ही हो तो आप क्या जाओगे? आगे जाओगे। जैसे आप आगे वाली सीट पे बैठे हो तो आप क्या आगे जाओगे? आगे जाओगे। अगर आगे जाओगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बेल्ट है तो रोक सकता है ना। हाँ, और अगर आप सीट के साथ टच में भी नहीं हो तो आगे जाओगे, हो सकता है आप विंड स्क्रीन के अंदर आपका सिर बढ़ जाए या उसको पार कर जाए, कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर आपने बेल्ट लगा रखा है तो आप आगे तो जाना चाहते हो, लेकिन बेल्ट तुरंत का तुरंत पीछे ले आएगा, आपको आगे जाने ही नहीं देगा। आपको सीट के क्या करता है? वो चिपका के रखता है। तो फटाफट जैसे ही कार रेस्ट में आएगी, आप भी किस में आ जाओगे? रेस्ट में आ जाओगे। उससे क्या होगा? आपकी जान बच सकती है कि नहीं? अगर ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, तो क्या हो सकता है? बच सकती है। लेकिन नॉर्मल में भी तो आपकी जान जा सकती है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में हो, तो मोशन की वजह से आप बाहर ही चले जाते हो। अरे नहीं चले जाते क्या? हाँ, इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हैं और वो अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है ना। और बाकी मैं इनके ऊपर बहुत सारे छोटे वाले वीडियोज हैं वो बना रखे हैं, तो आप उनको टाइम टू टाइम देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा ये वाली चीजें। अब देखना, इनको पढ़ने के बाद उन चीजों को देखोगे ना तो आपको फटाफट ही चीजें पता ही लगने लग जाएंगी कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, इसका रीजन क्या दूं मैं, ये क्या कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कहीं पे डीप फिजिक्स यूज हो रही हो तो वो थोड़ी कम आए, बट यस आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब सेकंड लो होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करें। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।